अच्छा सिद्दीक साहब, एक कन्फ्यूजन है इस पर, यानी हम तो बात नहीं कर सकते इस पर। ये बताएं कि नाज़रीन हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी होंगे, मारूफ कानूनदान है, मगर पहले अदर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये क्या जब असम्बली सेशन में हो तो वो कह रहे हैं जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, क्या है कानून क्या कहता है कि असम्बली सेशन में हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं? और राना साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का, तो इस पे आप अपना कमेंट दीजिए, सुनाएं जी। जी अदर सिद्दीक साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब को, वज़ीर दाखिला जो है हमारे। बहुत शुक्रिया काजी साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। और आप शौक में जो मर्जी करते रहे, कहा तो नहीं जा सकता ना। और राना सनाउल्लाह वैसे वकील भी हैं, याद रखिएगा, लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि शायद मेरा ख्याल वकालत नहीं की, इसलिए कानून पे इतना अबूर नहीं है। देखिए आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन कहता है कि ये असेंबली ने तय करने हैं अपने, तो वो असेंबली ने तय कर लिए हुए हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब आपके हाउस में कोई और काम चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, उस वक्त ये पेश ही नहीं की जा सकती। जो उसकी एक पीछे लॉजिक है, यानी असेंबली में जो अपना काम चल रहा है, जो कानून साजी होनी है, इसे सिर्फ मनी बिल की हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल 112 को लेकर। आर्टिकल 112 मनी बिल तक तो रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रूल जिसको आईनी हैसियत हासिल है उनमें ये लिखा हुआ, और बुनियादी वजह मैंने आपके सामने बता दी, वरना तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए आइन ने ये रूल्स है बाकायदा कदगन लगा दी है कि आप तहरीकी, अगर इतना शौक था तो पिछले 4 महीनों से आपने सुना नहीं कि जनाब हम गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, हम तरीके अदम एतमाद के लिए इतना कुछ तैयार है, तो आ जाते, क्यों नहीं आए? उसकी वजह है कि ये कानून का नफाज इनके ऊपर भी होना है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक इजलास चल रहा है ना, उस वक्त तक ना तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही तहरीके एतमाद आ सकती है। अगर ले आए फिर वो स्पीकर का इख्तियार आपको पता मौजूद है, स्पीकर नहीं फिक्स करेगा उसको, ना फिक्स करने चाहिए उसको, क्योंकि ये सारा हाउस जो चलाना है, स्पीकर इज द कस्टोडियन, वो है मास्टर ऑफ द हाउस, उसने सारे काम को चलाना। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तहरीके अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी थी। तो अगर वो आइन का आर्टिकल 95 पढ़ लें और 112 पढ़ लें, वो तो कहता है कब, यानी 4 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तो फैसला होना था। भाई वो तो जाकर 28 को टेबल हुई थी, 28 मार्च को टेबल हुई थी और 3 अप्रैल आखिरी थी, और 27 तक असेंबलियत तहलील हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारे मामले में रखकर, और कौम के सामने अगर ये सारे हालात हमारे सामने रखते तो हमको कैसे पता चलना था? तो ये तो आप जेहन से निकाल दें कि सवाल ही पैदा। दूसरी जो बात आपने साथ की, जो गवर्नर राज के हवाले से, दोस्तों आर्टिकल 34 बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज भी एक ख्वाब है। ख्वाब इस तरह से है कि मुल्क में गवर्नर राज वो किस लिए लगाना चाहते हैं कि जनाब अब हटाना है एक वजीर आला को, तो भाई ये जमहूरियत किस बात की, और आइन आप रोन देंगे। 234 आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नर राज भी लगाना है तो गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा उस पर कि जनाब क्या हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कोई ऐसी हालात है जिसकी वजह से यहाँ इमरजेंसी लगाने का नफाज हो। तो एमरजेंसी के नफाज को गवर्नर राज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपने याद है कि सलमान तसीर साहब के दौर में ये तजर्बा भी कर देखा, और कोर्टों ने उसको उड़ाकर बाहर फेंक दिया था। तो गवर्नर राज भी कोई चांस नहीं है इस वक्त लगने का, और इसीलिए इमरान खान साहब काफी मुतमईन है वो। और वैसे भी अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ बड़ी साहब, ये जरा शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब। अच्छा शुएब साहब जरा रहनुमाई फरमाइए, एक तो जिस वजीर आला के पास एक सूबे में वाज़ेह अक्सरियत हो और वो असम्बली तहलील करना चाह रहा हो और उसको नंबर गेम पूरा हो, क्या ताकत से जोर से उसको रोका जा सकता है? और क्या उनका ये अमल तहलील करना आईनी होगा, गैर कानूनी? दूसरा जो अभी अदर साहब से सवाल किया था, असम्बली सेशन चल रहा हो, क्या ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेके कहना कि एतमाद का वोट ले या गवर्नर राज, दोनों सूरतों में आइन क्या कहता है? देखें, अज़र सिद्दीक साहब ने कुछ बातें आपको वाज़ेह कर दी। जहाँ तक डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का ताल्लुक है, वो आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है
डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि अगर चीफ मिनिस्टर, उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अक्सरियत साबित करे, वो उसका ये ज़रूरी नहीं है, वो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिस वक्त वो एडवाइस देगा, वो गवर्नर पाबंद है उसको डिसॉल्व करने का। अगर वो डिसॉल्व नहीं करता 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्वर होगी वो असेंबली। सिर्फ शर्त ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हो चुकी हो इस दौरान और उस पर वोटिंग अभी ना हुई हो और उसका हतमी नतीजा सामने ना आया हो, तो सिर्फ उस वक्त तक ये काम रुकेगा। तो ये कोई पोजीशन आज तक है नहीं। दूसरी बात उन्होंने वाजे कर दी है कि इन हालात में तो वो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात जो आपने पूछी है कि क्या ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, ये आइन के तहत ये हुए अख्तियारात हैं चीफ एग्जेक्टिव के, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो सूबे का चीफ मिनिस्टर हो। लिहाजा जो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की जो पोजीशन है वो सेरिमोनियल है, उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकता कि जब एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की आ जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई कदगन नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर्स दोनों, खा वो पंजाब है या केपीके एक और रहनुमाई कर दे। ये तो बात आपने बड़ी क्लियर कर दी कि 48 घंटे बाद गवर्नर को पास जाएगा, तो फिर उसमें केयर टेकर वजीर आला या इख्तियारात किसके पास होंगे? आइन क्या कहता है? अगर तहलील हो जाती है असेंबली 2 सूबों की, तो पावर्स किसके पास जाएगी? देखिए, ये तो माजी में भी हमने देखा है। ये 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, तब भी जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा या चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, तब तक पावर्स जो हैं वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की रहती हैं। और इसी तरह या 2 दिन या 1 दिन पहले जब ये डिसॉल्व करते हैं तो भी वो पावर्स उसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास रहेंगी। वो कंसल्टेटिव प्रोसेस भी वही रहेगा और उसके बाद वो कंसल्टेशन के नतीजे में नया जो चीफ एग्जीक्यूटिव आर्जी इंटरम यानी प्राइम मिनिस्टर करना हो या चीफ मिनिस्टर करना हो, दोनों सूरतों में वो जो पावर्स हैं वो उसी रहती हैं, उसी चीफ मिनिस्टर के पास, उसी प्राइम मिनिस्टर के पास जिसने असेंबली डिसॉल्व की हो, की एडवाइस दी हो, या वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो। इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस तरह ही पावर्स एक्सरसाइज होंगी जब तक कि नया उसको ओथ नहीं लेता और वो अपने ऑफिस में नहीं आता। नहीं, अच्छा अदर सिद्दीक साहब, ये अगर जो निगरान सेटअप या अगला सेटअप आएगा वो कौन, ये पोजीशन लीडर और सिटिंग सीएम जिसके पास इख्तियार रहेंगे निगरान हुकूमत आने तक, वो मिलके लगाएंगे या क्या तरीकाकार होगा? अदर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, आईन पाकिस्तान 1973 एक मुकम्मल कोड है। आइन का आर्टिकल 94 बड़ा क्लियर करता है कि जब तक नया यानी ये हाउस ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट खाली नहीं छोड़ी जा सकती, जब तक नया नहीं आता तब तक वही रहेगा चीफ मिनिस्टर। जैसे शोएब शाहीन साहब ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। और कंसल्टेटिव प्रोसेस बिल्कुल दे दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की लीडर की मुशावरत से आना है। अगर फर्ज करें उनकी मुशावरत में कोई नहीं आता तो फिर आपको पता है एक स्पेशल कमेटी बनती है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत नहीं आएगा तो फिर अल्टीमेटली ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये एक प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें टाइम लाइन लिमिट के हवाले से अगर फर्ज डिले करते रहेंगे वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दोनों सूबाई असेंबलियां, जो सूबा पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, उनमें प्रोसेस ये होगा। लेकिन जहां तक नेशनल असेंबली, चूंकि वहां डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इतना बड़ा हाउस खाली हो जाएगा और 66% यानी सूबा सिंध डाल लें या बलूचिस्तान डाल लें और नेशनल असेंबली डाल लें तो 67% के करीब आपकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शन पे। वहां इनके लिए नेशनल असेंबली में एक मसला आएगा और वो ये सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि यहाँ पॉलिटिक्स भी करनी है। वहां क्या है, वहां अपोजिशन लीडर 20 सीटें जो इनके भगौड़े हैं, इनसे भागे हुए हैं और वो बैठे हैं राजा रियाज की शक्ल में। और वहां पॉलिटिक्स बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 123 ने इस्तीफे कहाँ मंजूर हुए हैं अभी, उसमें से 25 के करीब लोग वहां जाके असेंबली में बैठ जाएं और जाकर राजा रियाज को हटाएं, अपोजिशन लीडरशिप इनके पास आई, सारे मत जाएं। लेकिन वजह क्या है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस ने जो आइन ने फराहम किया है उसको पूरा करने के लिए इन्हें चाहिए कि ये पॉलिटिक्स करें और वहां जाकर, उधर भी जाकर, और ये नजर जो आ रहा है हालात और वाकया जिस जगह पे चल रहे हैं कि जब सूबाई असेंबलियों से ये मामला तहलील की तरफ चले जाएंगे तो नेशनल असेंबली के ऊपर प्रेशर आएगा और वहां पर अभी तो वो भी चाहेंगे फौरन डिसॉल्व करने की बात करेंगे, क्योंकि उनका अपोजिशन लीडर भी उनका है, लीडर ऑफ द हाउस भी उनका है।
तो वो तो बड़े आराम से केयर टेकर सेटअप बना लेंगे और वो शोर डालते हम रह जाएंगे। ये वाला मामला भी सोचने की बात है कि अच्छा, ये राना साहब का एक और मैं क्लिप सुनाता हूं और भट्टी साहब आपको भी, और उस पर फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं क्या है कि और मजीद क्या कहा है उन्होंने। जी शुएब शाहीन साहब, सुना आपने ये? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल आइन के मुताबिक अगर वो कह रहे हैं, अगर फर्ज करो ये अपनी असम्बली वक्त से पहले डिसॉल्व नहीं करते नेशनल असम्बली, तो सूबाई असम्बलियाँ वाकई जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो नेचुरली उनका इलेक्शन आएगा और वो इलेक्शन 5 साल के लिए। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको सस्टेन कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसलिए तो वो गवर्नर राज जाके लगा नहीं सकते, अभी भी से वो धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान साहब दोनों असम्बलियों में आके बैठता है, जब 8 महीने बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शंस आता है तो नेचुरली इनकी गवर्नमेंट पहले से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पहले से बैठी होगी, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा अपने इलेक्शन में जाना। वैसे आज भी मुश्किल है उनके लिए जाना। मेरा ख्याल है कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्रेजेंट रिजीम कि वो इसको सस्टेन कर सकें और इसको कंटिन्यू कर सकें। जहाँ तक गवर्नर राज के हवाले से भी एक बात की गई थी, मैं उसमें से ऐड कर दूंगा अजहर सिद्दीक साहब की बात के कि 232 उसमें 2 प्रोविजन है। 232 वाली प्रोविजन भी है, 234 वाली भी प्रोविजन है। 234 वाली तो उन्होंने बता दी कि उसमें तो असम्बली जो है उसकी मेजॉरिटी चाहिए कि वो रेजोल्यूशन पास करके भेजेगी जो प्रोविंशियल असम्बली है। यानी पंजाब असम्बली को अगर पंजाब गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब असम्बली अपने ही खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास करे, वो जाए, फिर वो दोनों हाउसेस से वो पास हो और उसके बाद जाकर 2 महीने के लिए वो भी लिमिटेड लग सकता है। जहाँ तक 232 है उसकी कंडीशंस ही और हैं कि जंग की कैफियत हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, सुबह ब्रेक लेनी आप, वो सारी सिचुएशंस मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि वो रहनुमाई फरमाइएगा। मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज कहा कि जी हम आखिरी हद तक जाएंगे, हर हरबे तक जाएंगे, किसी भी सूरत असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। क्या ये करना इनका आईनी होगा? किस तरीके से ये रोक सकते हैं वज़ीर आला को असम्बली तहलील करने से? तो ये क्या इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो गैर आईनी इकदाम होगा। ये कहना कि आखिरी हद तक जाएंगे, क्या आखिरी हद है? आखिरी हद तो कानून और आइन है ना। आइन के अंदर लिखा हुआ है। आइन का जो तरीक़ाकार जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे को अख्तियार देता है वो आइन के दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक। आज तक ये झगड़ा डालते हैं रिस्पेक्टिव के साइफर मौजूद है और कई चीजें। वो कहते हैं कि हमने और जो फाइनली कोई अदालतें स्टे दे सकती हैं इस सिलसिले में? फाइनली ये बताइएगा अदर सिद्दीक साहब, को अदालतों से स्टे वगैरह लिया जा सकता है अदालतों के जरिए? अच्छा, एप्रीहेंशंस के ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर तो स्टे हो नहीं सकता है। ये तो एक्शन एक होगा। मिसाल के तौर पर अगर असेंबली, यानी आपको याद है तारीखी तौर पर भी वो अलहदा बात है, 58(2) भी किसी और तरह से इस्तेमाल होता रहा। नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर की असेंबली डिसॉल्व हुई तो बहाल हो गई। नवाज शरीफ, सॉरी बहाल ना हुई, नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व हुई तो बहाल हो गई। वो 58(2) भी एक्सरसाइज थी प्रेसिडेंट की। ये जो कि पावर है चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर की पावर में कदगन आप लगा नहीं सकते हैं